साथियों साथियों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे नदियों को। भारतीय नदियाँ। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे पूरे देश में, हमारे पूरे भारत में एक नदियों ने एक जाल बिछा रखा है, जिसके कई सारे काम नदियों के। आप लोग जानते हैं कि नदियाँ ही ना हो तो जीवन ही नहीं रहेगा। जल है तो जीवन है, ठीक है। तो पूरे देश में एक नदियों का एक जाल बिछा हुआ है, ठीक है। और यह नदियाँ एग्जामों में कई बार, हर एक एग्जामों में लगभग लगभग इनसे सवाल बनती ही हैं कि यह नदी कहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ को बहते हुए जाती है और किस सागर में मिल जाती है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, हम लोग जो नदियाँ पढ़ेंगे साथियों, जो भारत की नदियाँ हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? नंबर एक, हिमालय नदी। जो हिमालय से नदी निकलती है उसे हिमालय नदी कहते हैं। जैसे साथियों की नंबर एक, नंबर दो हिमालय नदी, प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है। हिमालय नदी वह नदी है जो हिमालय से निकलती है, जो हिमालय के भाग से निकलती है, ठीक है। इसे कहते हैं हिमालय नदी। और जो प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय अ, प्रायद्वीपीय भारत से, जिसकी ये जो कर्क रेखा ना गुजरात से निकलकर यहाँ तक कर्क रेखा आती है, तो जो इसके नीचे का जो भारत है साथियों उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो इन प्रायद्वीपीय में जो जो नदियाँ बहती हैं इन्हें प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है। इसके बाद में हम लोग समझेंगे एस्चुरी। एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है और डेल्टा कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं। तो देखिए, एस्चुरी पहले क्या होता है। जो एस्चुरी, जो नदियाँ हैं, यह जब आकर नदियाँ अपने ताजे पानी को, ठीक है, जब समुद्र के खारे पानी से जब ये मिलती हैं तो यह एस्चुरी इसको कहते हैं। इस प्रोसेस को एस्चुरी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ एक लूनी लूनी नदी आती है राजस्थान से, ऐसे करके, और जब यह अरब सागर में मिलती है, वैसे यहाँ मतलब कि खो जाती है। लूनी नदी यहाँ खो जाती है कहाँ? मतलब कि गुजरात के कच्छ में, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे कोई नदी अरब अरब सागर से जैसे मिलेगी, तो यहाँ से आ रहा, नदियों में आ रहा ताज़ा ताज़ा पानी, यह ताज़ा पानी जब खारे पानी से मिलता है तो इसी को कहते हैं एस्चुरी। तो यह एस्चुरी का निर्माण करते हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है। और जो अरब सागर में जो भी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, यह सब एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये बात भी आप लोग जान लीजिए, ठीक है। अब देखिए डेल्टा। डेल्टा हमारे यहाँ पर हम क्या स्थित है? हमारा पूर्वी तट, ठीक है। पूर्वी तट या पूर्वी घाट भी हम लोग कहते हैं। और यहाँ बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ साथियों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब डेल्टा का निर्माण देखिए कैसे करती हैं। तो बहुत सारी जो भी नदियाँ हैं यहाँ हिमालय से बहती हुई आती हैं, मैदानी भागों से बहती हुई आती हैं, तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी गाद लेकर आती हैं, ठीक है। तो यही जब मिट्टी, जब ये मतलब कि सागर से मिलने लगती हैं, जब यह मतलब बंगाल की खाड़ी में जब यह जल को अपने प्रवाहित करने लगती हैं, तो क्या होता है, या बहुत मिट्टी की वजह से यह दो दो तीन भागों में बट जाती हैं, त्रिभुज का आकार बनाती, मतलब मिट्टी सारी इकट्ठा हो जाती है। तो जब मिट्टी इकट्ठा हो जाती तो इनके कई सारी धार, छोटी छोटी धाराओं में यह नदियाँ इधर उधर करके बट जाती हैं। तो इसी को साथियों डेल्टा कहा जाता है। जैसे कि यह नदी आई, ये देखो ये नदी आई, ये बहुत सारे अपने साथ गाद लेकर आई है, मिट्टी लेकर आई है मैदानी भागों से, पहाड़ी भागों से। तो यह मिट्टी यहाँ पर हो गया जमा, यह मिट्टी इस त्रिभुज वाले भाग में जमा हो गया, तो क्या हो गया, इसका फ्लो इस तरफ हो गया, इसका फ्लो इस तरफ हो गया, तो इसी को कहते हैं डेल्टा। और आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, ठीक है। देखिए, तो अभी हम आपको अ, अ, पढ़ाएंगे कि सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदियाँ उसको बनाती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं अपवाह तंत्र, या इसको अंग्रेजी में साथियों कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ये ड्रेनेज सिस्टम क्या है? तो यह ड्रेनेज सिस्टम वह साथियों जो छोटी छोटी नदियाँ कई सारी दिशाओं से घूमती हुई आती हैं, ठीक है। जब वह कई सारी दिशाओं से छोटी छोटी नदियाँ घूमती हुई आती हैं और एक जब वो मिलती हैं नदियों में, ठीक है, तो वह एक मुख्य धारा का निर्माण करती हैं, तो उसे ही ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यह गंगा नदी है, ठीक है, यह गंगा नदी बह रही है, ओके। अब इस गंगा नदी में
इस तरफ से मान लीजिए कि ये सरयू नदी आ गई, इस तरफ से गोमती नदी आ गई, फिर गंडक आ गई, फिर सरयू आ गई, फिर कोसी आ गई। तो जब यह साथियों जब तक यह इधर उधर घूम रही हैं तो इसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सिस्टम है, कई दिशाओं से नदियाँ घूमती हुई आती हैं और जब यह इसमें मिल जाती हैं तो यह एक मुख्य धारा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसे ही ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, यह सब इनकी अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिमालय नदियाँ। ठीक है, हिमालय की नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियों में हम लोग ऊपर से शुरुआत करते हैं और नीचे तक आते हैं। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियों में से हम लोग सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को समझेंगे, पढ़ेंगे। सिंधु नदी तंत्र साथियों, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, पहले हम लोग सिंधु नदी तंत्र को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो सिंधु नदी है इनकी 5 सहायक नदियां हैं। 5 सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो चेनाब हो गई, झेलम हो गई, रावी हो गई, ब्यास और सतलज, ये 5 नदियां साथियों जो उनकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और इसी नदी से संबंधित एक मतलब समझौता किया गया था पाकिस्तान और भारत के मध्य, कब? 1960 में, या सिंधु नदी समझौता के नाम से आप लोग जानते हैं शायद। तो यही अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जो सिंधु नदी तंत्र है ये देखते हैं कहाँ से निकलती, कहाँ तक जाती है और इनके जो भी सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती, कहाँ से इनका उद्गम होता है। तो देखिए साथियों जो सिंधु नदी है, भारत में 3 नदियां ऐसी हैं जो 3 देशों में बहकर जाती हैं। एक तो सिंधु हो गई, कहाँ से निकलती है? तो यह मानसरोवर झील से निकलती है और यह मानसरोवर झील साथियों चीन में स्थित है, तिब्बत में स्थित है यहाँ पर। ठीक है, यह है तिब्बत। ये मतलब 1959 में यह चीन के अधीन हो गया था, चीन ने इसको हड़प लिया था तिब्बत को। ठीक है, तो यह अपना अब अधिकार जमाने लगा। तो यहाँ से साथियों निकलती है मानसरोवर, यहाँ पर एक मानसरोवर झील है तो यहीं से निकलती है सिंधु नदी और फिर सतलज नदी यहीं से निकलती है और इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से निकलती है। तो यह 3 देशों में होकर जाती है। जैसे आइए देश समझते हैं हम। देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। ठीक है, कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। तो यह साथियों जब भारत में जहाँ ये प्रवेश करती, भारत के लद्दाख में यह दमचौक स्थान है, वहाँ से यह भारत में स्थान में प्रवेश करती है और जब यह प्रवेश करते हुए जाती है तो यह पूरे पाकिस्तान से जाती हुई यह अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ यह अरब सागर में मिल गई। समझ गए आप लोग? तो सिंधु नदी देखिए तिब्बत से निकली, भारत आई, भारत से फिर पाकिस्तान होते हुए यहाँ अरब सागर की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब इनके जो सहायक नदियाँ हैं वो चेनाब नदी इनमें से सबसे बड़ी सहायक नदी है, चेनाब नदी। तो और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो सबसे बड़ी कौन सी सहायक नदी है? तो वह चेनाब नदी है। अब देखिए ये जो चेनाब नदी है साथियों यह है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है केटू लारा दर्रा। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है कौन सा साथियों? चेनाब नदी। वहाँ तो दिखता नहीं होगा, यहाँ देखिए आप लोग चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी साथियों यह एचपी के केटू लारा दर्रा, ठीक है, एचपी की केटू लारा दर्रा से यह निकलती है और हिमाचल प्रदेश में इस नदी को साथियों चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। और चंद्रभागा नदी के नाम से क्यों जाना जाता है? तो देखिए यह इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह चंद्रा और भागा, ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग चंद्रभागा नदी, इसको चेनाब को बोलते हैं। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो चंद्र अलग है, ठीक है,
चंद्र प्लस भागा, जब यह दोनों नदियाँ बनती हैं साथियों तो चंद्रभागा नदी का निर्माण होता है। तो चंद्रभागा नदी बनती है, ठीक है। और यही चंद्रभागा नदी को सिर्फ हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं और अन्य जगहों पर इसे चेनाब नदी के नाम से जानते हो। यह इसकी सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं। तो समझ गए आप लोग, HP के केटू लारा दर्रा से निकलती है, इसका उद्गम होता है। और यह कहाँ, सीधे यह जम्मू कश्मीर से होते हुए यह मिलती है। तो मान लीजिए कि यह केटू लारा दर्रा और यह आई, ठीक है, और यह ये मिल गई पाकिस्तान में साथियों, यह सिंधु नदी से जाकर मिलती है। समझ गए आप लोग, ठीक है, हो गया चेनाब नदी। अब हम लोग पढ़ेंगे साथियों झेलम नदी। ये हो गया हमारी झेलम नदी, झेलम, ठीक है। फिर उसके बाद में रावी हो जाएगी, फिर ब्यास हो जाएगी, उसके बाद में साथियों हम हो जाएगी सतलज, ठीक है। तो देखिए झेलम पढ़ लिया है, नहीं रावी चेनाब पढ़ा है, झेलम बाकी है। तो झेलम देखिए कहाँ से निकलती है, तो यह जम्मू कश्मीर में एक स्थान है। वह कौन सा स्थान है साथियों, वह स्थान है बैरीनाग। जी हाँ, वह स्थान है साथियों बैरीनाग से निकलता है। तो यह जम्मू कश्मीर में एक स्थान है बैरीनाग, यह बैरीनाग से निकलती है, ठीक है। और झंग के निकट पाकिस्तान में एक स्थान है, कौन सा, झंग, ये वाला झंग, ये झंग, ठीक है। पाकिस्तान में झंग है एक स्थान, वहाँ पर यह मिल जाती है। किसमें यह मिल जाती है साथियों, चेनाब नदी में, ठीक है। यह मिलती है चेनाब नदी में झंग के पास, ठीक है। और यह नदी साथियों झेलम नदी, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य 170 किलोमीटर की सीमा भी बनाती है। कितनी, 170 किलोमीटर की सीमा का यह निर्माण करती है। समझ गए, झेलम नदी कहाँ से, ये जम्मू कश्मीर से निकलती है और यह सीधे झंग के पास पाकिस्तान में झंग के पास यहाँ चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद में साथियों हम लोग पढ़ते हैं रावी नदी। जो रावी नदी है यह भी हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग दर्रा है। आप लोगों ने सुना होगा रोहतांग दर्रा, कई बार पढ़ा होगा, ठीक है। तो यह रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह साथियों रोहतांग दर्रा, मान लीजिए कि ये हो गया रोहतांग दर्रा, और यह पहले जाती है कश्मीर, उसके बाद में पंजाब, और पंजाब से होते हुए यहाँ झंग के निकट ही यहाँ चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में साथियों हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग सतलज पढ़ लेते हैं फिर ब्यास को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सतलज नदी जो है यह यहीं से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में एक राकस ताल है, या हम लोग इसे राक्षस ताल भी कहते हैं। तो इसके दो नाम हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, कई बार राक्षस ताल देखता हूँ, कई बार राकस ताल देखता हूँ। तो आप लोग डिसाइड कर लेना ये कि ये राकस ताल है या राक्षस ताल है, ठीक है। तो यह हो गया साथियों, यहीं से मान लीजिए कि यहाँ पर स्थित है राकस, हमने लिख दिया राकस, ठीक है, राकस ताल, ठीक है। राकस ताल से निकलती है सतलज नदी और यह हिमाचल प्रदेश से होते हुए यह पंजाब आती है, ठीक है। और यह पंजाब से आती हुई साथियों यहाँ जाके मिलती है किससे, चेनाब नदी से। और ये चेनाब नदी से कहाँ मिलती है, तो ये पाकिस्तान में एक स्थान है साथियों बहावलपुर, कई बार सुना होगा आप लोगों ने कि बहावलपुर एक स्थान है, वहीं पर यह चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ब्यास नदी। यह ब्यास नदी भी साथियों हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। देखिए आप लोग वरना कंफ्यूज रहेंगे, रोहतांग दर्रा, ठीक है। यह रोहतांग दर्रा से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, रावी और ब्यास नदी। तो मान लीजिए कि यही है रोहतांग दर्रा, और यह रोहतांग दर्रे से निकलकर आती है पंजाब, और पंजाब में एक स्थान है हरिके, और यहीं पर बनाया गया है एक बांध, हरिके बांध। जब यह नदी हरिके स्थान पर यह जब नदी मिलती है किससे,
सतलज नदी से, तो यहीं पे बना दिया गया है हरिके बांध। ठीक है, तो यह नदी यहीं पर पंजाब में ही मिल जाती है, या कहीं और नहीं मिलती, यहाँ पंजाब में ही हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से आकर मिल जाती है। देखिए यहाँ पर ये हरिके नामक स्थान पर मिल गई। ठीक है, यहीं पर बना दिया गया है हरिके बांध। और इसी बांध से साथियों एक बहुत बड़ी नहर, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण भी हुआ है। यह यहीं से निकलती है और पंजाब से होते हुए राजस्थान तक यह जाती है। ठीक है, कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इस तरह से यह पांचों नदियां आकर जब आती हैं, ठीक है, पांचों नदियां मिलती हुई जब आती हैं, तो यह पांचों नदियां 45 किलोमीटर तक, ठीक है, 45 किलोमीटर तक साथ ये बहती हुई आती हैं, तब इन्हें पंचनद के नाम से जाना जाता है। पंचनद यानी कि पांच नदी, पंचनद 45 किलोमीटर या बहते हुए साथियों यहाँ फिर अरब सागर में आकर यहाँ पर गिर जाती हैं। समझ गए आप लोग? अरब सागर में यह नदी जाके गिर गई। ठीक है, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो समझौता था भारत और पाकिस्तान में 1960 में। ठीक है, सिंधु नदी जल समझौता के नाम से आप लोग जानते होंगे। सिंधु नदी, सिंधु जल समझौता। जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। 1960 में हुआ था। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि सिंधु और चेनाब और झेलम, ये जो तीन नदियां हैं ना, इसका 80% जो जल है इसका प्रयोग करेगा पाकिस्तान। और जो तीन नदियां बच गई कौन? रावी, ब्यास, सतलज। इन तीनों नदियों के 80% जल का उपयोग भारत करेगा। बस इतनी सी बात है इसमें। तो आप लोग जान गए ना कि 6 नदियां हैं पूरी, 3 नदियों का इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान और 3 नदियों के जल का 80% भाग प्रयोग करेगा भारत। बस इसी को कहा गया है सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है भारत की, गंगा नदी। गंगा नदी को आप लोग जानते हैं कि यह भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। देखिए लंबी नदी तो सिंधु नदी भी 2880 किलोमीटर है ये, मगर इसका अधिकांश 80% भाग तो ये पाकिस्तान में होते हुए चली जाती है, तो इसलिए हम लोग इसे नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अपने देश में है ही नहीं, तो कहाँ से मानेंगे। और जो हम लोगों की जो गंगा नदी है, यह 2525 किलोमीटर या भारत में इसकी लंबाई है, इसीलिए इसे गंगा की मतलब भारत की सबसे बड़ी नदी या राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। तो देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है साथियों इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो देखिए मैंने एक गंगा नदी तंत्र का ये बना लिया फिगर, इससे आप लोगों को समझाएंगे। तो देखिए सतोपथ हिमानी है, सतोपथ हिमानी और गौमुख, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए सतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं अलकनंदा नदी, काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा। तो अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह सतोपथ हिमानी से निकलती है। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए। अब देखिए इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, इनकी 2-3 सहायक नदियाँ, जैसे कि धौली गंगा, पिंडार नदी और ये और मंदाकिनी, ये इनकी 3 साथियों सहायक नदियाँ हैं जो कई स्थानों पर इनसे जाकर मिल जाती हैं, आके मिल गई। तो इस तरह से इनकी सहायक नदियाँ हो गई। तो देखिए अलकनंदा नदी कहाँ से निकली? सतोपथ हिमानी से। फिर इस तरफ से साथियों इसके लेफ्ट से निकलती है धौली गंगा, और जो धौली गंगा निकलती है और वह जब जहाँ मिलती है तो उस स्थान को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि धौली गंगा किस प्रयाग में जाकर मिलती है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग या प्रयागराज भी पूछ लिया जाएगा, तो उसमें एक को आपको लगाना पड़ेगा। तो कौन होगा? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में साथियों धौली गंगा अलकनंदा नदी से जाकर मिलती है। समझ गए आप लोग? इसके बाद में कर्ण प्रयाग में देखिए पिंडार जो नदी है वो भी लेफ्ट से निकलती है और वह भी अलकनंदा की सहायक नदी है। तो पिंडार नदी साथियों कर्ण प्रयाग में आकर मिलती है किससे? अलकनंदा नदी से। तो यह है ये वाली, ठीक है, यह नदी है पिंडार नदी, और ये जिस स्थान पर मिलती है साथियों उसी को कहा गया है कर्ण प्रयाग। ठीक, ओके।
अब देखिए मंदाकिनी नदी, अब मंदाकिनी नदी इस तरफ से आती है, लेफ्ट साइड से मंदाकिनी नदी आती है। और मंदाकिनी नदी साथियों रुद्रप्रयाग में आकर किससे मिलती है, अलकनंदा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। समझ गए आप लोग। ठीक, अब देखिए गौमुख एक स्थान है, और ये हम कहाँ की बातें कर रहे हैं, ये सब कुछ खेल कहाँ हुआ है, यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम नहीं कहेंगे, उत्तराखंड वाला। ठीक है, उत्तराखंड की में ये सब हो रहा हुआ है। ठीक है, ये प्रकृति के देन, इसलिए उत्तराखंड को नदियों की धरती भी कहा जाता है। ठीक है, या देवभूमि भी कहा जाता है। तो यहीं पर गौमुख एक स्थान है, वहाँ से साथियों निकलती है भागीरथी नदी। ठीक है, तो यह भागीरथी नदी निकली, और अलकनंदा नदी में जहाँ ये मिलती है उस स्थान को देवप्रयाग कहा गया है। क्या कहा गया है साथियों, उस स्थान को कहा गया है देवप्रयाग। और इसी जब देवप्रयाग में जब यह मिल गई, ठीक है, भागीरथी नदी अलकनंदा में देवप्रयाग में मिल गई, तो यहीं से एक नदी का फिर से निर्माण हुआ, और फिर यही नदी को कहलाते हैं साथियों, यही नदी कहलाती है गंगा नदी हमारी। ठीक है, तो देवप्रयाग से गंगा नदी का निर्माण होता है या उद्गम होता है, ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इस फिगर को आप लोग बना लीजिए, तो कई बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इसमें पूछा जाता है कौन सी नदी कहाँ पर आके मिलती, किस प्रयाग में आकर मिलती है। ठीक है, तो आप लोग आप समझा कि गंगा नदी का निर्माण कहाँ से होता है, देव प्रयाग से होता है। देव प्रयाग इसका उद्गम स्थल है। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए ये है हम लोगों का उत्तराखंड, जैसा कि नक्शे में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है हमारी गंगा नदी। ठीक है, देवप्रयाग से। और जो गंगा नदी साथियों निकलती है, तो यह उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार आ जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गई नहीं, बिहार तो यहाँ है यार, ये है बिहार, ये वाला है बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर ये प्रवाहित हो जाती है। तो यहाँ पर आई बिहार में, बिहार से साथियों यह सीधे आती है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल आ गई। तो जब यह पश्चिम बंगाल में आती है, तो यहाँ भी यह दो धाराओं में बट जाती है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में से फरक्का बैराज, आप लोग जानते हैं ना फरक्का बैराज, ये वाला फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। ठीक है, यहाँ फरक्का बैराज स्थित है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ भी दो धाराओं में नदियाँ जाके मिल जाती हैं। तो एक धारा चली जाती है वेस्ट बंगाल को, और एक यहाँ हुगली नदी के नाम से हो, या हुगली नदी गंगा ही एक की ही नदी है, इसकी ये दो धाराओं में बट जाती है। एक भागीरथी नदी, एक को कहते हैं भागीरथी नदी, जो कि यह चली जाती है वेस्ट बंगाल, यह चली जाती है बांग्लादेश को। ठीक है, और दूसरी नदी हुगली नदी, जो सीधे चली आती है और फिर यहाँ पर आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, समझा आप लोग। तो और फिर देखिए इनकी जो सहायक नदियाँ हैं साथियों, इनको हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो भागीरथी नदी है ना, इसको बांग्लादेश में भागीरथी नहीं कहते, इसको पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है। तो देखिए इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, तो सबसे बड़ी इनकी जो सहायक नदियाँ हुआ यमुना नदी है। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुना नदी भी उत्तराखंड के एक स्थान है बंदरपुंछ। ठीक है, तो यमुना नदी साथियों कहाँ से निकली, बंदरपुंछ से, बंदरपुंछ। और यह बंदरपुंछ कहाँ स्थित है, तो यह साथियों बंदरपुंछ उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से यह नदी निकली, और यह नदी सीधे कहाँ जाती है, दिल्ली से होते हुए बहती है। देखिए जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में आती है, दिल्ली नहीं जाती है, मगर यमुना नदी साथियों दिल्ली से होती हुई आती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यमुना नदी मतलब कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। आप लोग जानते हैं कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह यमुना नदी दिल्ली से होते हुए साथियों इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहा जाता है, तो प्रयागराज में यह गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया प्रयागराज। प्रयागराज में देखिए गंगा नदी
यमुना नदी, सॉरी यमुना नदी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इनका एक संगम यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, मिल जाती है, तो इसे प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है, अब जो यमुना नदी की साथियों जो सहायक नदियाँ, वहाँ 3 नदियाँ हैं। है नंबर 1 चंबल और बेतवा, फिर केन नदी। ठीक है, 3 इनकी सहायक नदियाँ हैं जो यमुना नदी में आकर मिलती हैं। तभी तो देखिए, जितनी मतलब जिस नदी की जितनी ज़्यादा सहायक नदियाँ होंगी उनका फ्लो उतनी ही दूर तक होगा। ठीक है, वह उतनी ही दूर तक वह प्रवाहित होंगी। जैसे कि गंगा नदी में देखिए कितनी नदियाँ मिलती हैं, इसीलिए यह 2525 किलोमीटर तक बह पाती है। ठीक है, वरना कैसे हो पाती, पता लगा सूख गया, पानी नहीं है तो सूख जाएगी। तो इसीलिए इसके बाद में साथियों देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे यमुना की सहायक नदी। ठीक है, यमुना की सहायक नदी में कौन सी है, चंबल, ठीक है, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, फिर केन, ठीक है, बेतवा, केन। ठीक है, देखिए तो चंबल नदी की अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो चंबल नदी साथियों यह मध्य प्रदेश में एक स्थान है, कौन सा स्थान है, हाँ, महू क्षेत्र, इंदौर में स्थित एक महू क्षेत्र, वहाँ पर जाना पाव पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी साथियों, जाना पाव पहाड़ी। तो वही उस पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। ठीक है, जाना पाव पहाड़ी से, मान लीजिए कि यहाँ पर पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, जाना पाव पहाड़ी, इंदौर में स्थित है। ठीक है, यह साथियों जो चंबल नदी है यह सीधे जाती है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान चली गई। अब राजस्थान से ये होते हुए यहाँ इटावा में आकर, ठीक है, होते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश में एक स्थान है इटावा, इटावा में आकर यह यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो यह साथियों हो गया इटावा, यहाँ पर यह यमुना नदी से मिल जाती है। कहाँ पर, इटावा में। ठीक है, इटावा में। ठीक है, यह कौन सी नदी हो गई है, चंबल। ठीक है, चंबल नदी। अब साथियों हम लोग पढ़ेंगे बेतवा नदी को। बेतवा नदी देखिए यह भी कहाँ से निकलती है, यह भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, और यह मध्य प्रदेश से निकलकर सीधे उत्तर पूर्व की ओर बहती है। सीधे उत्तर प्रदेश यानी कि सीधे यह उत्तर प्रदेश चली जाती है, पहुँच जाती है। और उत्तर प्रदेश में एक स्थान है यार, वो कौन सा है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ पा रहा है, एक मिनट, हमीरपुर, जी साथियों, वह स्थान है हमीरपुर। हमीरपुर में आकर यह यमुना नदी से मिल जाती है। तो यह आई हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर कौन सी नदी है, यह साथियों बेतवा नदी है। तो हमीरपुर में आकर यह भी यमुना नदी से मिल जाती है। समझ गए आप लोग। ठीक है, अब हम लोग साथियों पढ़ेंगे गंगा नदी की सहायक नदियाँ। गंगा की सहायक नदियाँ, तो गंगा की जो सहायक नदियाँ, एक सोन नदी है जो मध्य प्रदेश में बहती है अमरकंटक पहाड़ियों से होते हुए। ठीक है, सोन नदी साथियों मध्य प्रदेश में अमरकंटक की एक पहाड़ी है जहाँ से यह निकलती है। तो यह निकल के साथियों सीधे आती है यूपी, यूपी से ये पहुँचती है बिहार, बिहार के में पटना, जानते हैं कि जो बिहार की राजधानी वह पटना है। तो पटना में के निकट यहाँ, ये देखिए, यह पटना के निकट यहाँ गंगा नदी में जाकर मिल गई। ठीक है, सोन नदी, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सोन नदी की, लिखते जाएं वरना आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। सोन नदी, ठीक है, यह है सोन नदी, सोन नदी। ठीक है, कहाँ मिल गई, पटना में मिल गई गंगा नदी से। ठीक है, इसके बाद में साथियों हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हो गई लेफ्ट साइड से जो नदियाँ आकर मिल रही हैं। अब हम लोग गंगा की सहायक नदी पढ़ेंगे जो राइट साइड से आकर मिल रही हैं। तो जैसे कि गोमती नदी, गोमती नदी आप लोग जानते हैं, गोमती नदी, जी गोमती नदी जो है यह साथियों एक पीलीभीत में एक स्थान है फुलझर झील, फुलझर झील से इस नदी का निर्माण होता है, या उद्गम क्षेत्र उसको कह सकते हैं। फुलझर झील पीलीभीत में स्थित है। और जो यह नदी है यह एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों से होता है, और ऐसी कोई नदी नहीं है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों से नहीं होता है। सिर्फ यही एक नदी है जिसका जो उद्गम है वह मैदानी क्षेत्रों से होता है। तो कहाँ से, पीलीभीत से होता है। ठीक है, पीलीभीत से होता है, और यह फिर आकर
यह भी आकर कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, और इस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बसा हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग। तो जिस तरह से दिल्ली यमुना के किनारे स्थित है, तो उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी गोमती नदी के तट पर या किनारे स्थित है। समझ गए आप लोग। उसके बाद में साथियों गंडक नदी, गंडक नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी हो गई। ठीक है, उसके बाद में यमुना या घाघरा नदी आप लोग जानते हैं, कई कई जगह इसको यमुना कहते हैं और कई जगह इसे घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह घाघरा नदी भी गंगा नदी में आकर मिलती है। ठीक है, इसी की ये सहायक नदियाँ हैं। समझ गए आप लोग। उसके बाद में साथियों हम लोग कोसी नदी की बात कर लेते हैं। जो कोसी नदी है आप लोग जानते हैं कि इसे बिहार का शोक कहते हैं। तो कोसी नदी साथियों यह हिमालय की पहाड़ियों से निकलती, ये है हिमालय, ठीक है, नेपाल के हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है और निकलते हुए यहाँ पटना में एक स्थान ही कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा है, भूल गया हूँ। तो वहाँ पर आकर यहाँ गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी? कोसी नदी साथियों, यह है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी कहाँ मतलब हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है, नेपाल के क्षेत्र से हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है और निकल कर यहाँ पटना बिहार में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। उसे बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, कोसी नदी को होगी बात। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये है झारखंड। ठीक है, झारखंड में साथियों स्थित है छोटा नागपुर पठार। आप लोग जानते हैं छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है और इसी छोटा नागपुर पठार से गोदावरी नदी निकलती है। और गोदावरी नदी साथियों यह जब निकलती है तो सीधे पश्चिम बंगाल आती है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। कौन सी? गोदावरी नदी। हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, गोदावरी। ठीक है, कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है और यह निकलकर पश्चिम बंगाल आती है। और पश्चिम बंगाल में इसी नदी को साथियों शोक भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किसे किसे कहते हैं? तो वह गोदावरी नदी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा बाढ़ वगैरह भीषण तबाही ये लेकर आती, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। और यह हुगली नदी में आकर मिलती है। ठीक है, यहाँ के हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे साथियों हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी साथियों यह भी कहाँ से निकलती है? यह भी मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत के। ठीक है, देखिए यह भी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। और जब यह निकलती है तो यह सीधे, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को जब यह तिब्बत में होती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी नहीं कहते, इसे कौन सी नदी कहते हैं? इसे साथियों कहते हैं सांगपो नदी। कौन सी नदी? सांगपो। सांगपो। ठीक है, सांगपो नदी। क्यों सांगपो? यानी कि सांपों की नदी कहते हैं। ये ऐसे 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 चलती है तो इसलिए से सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो नदी के नाम से कहते हैं। कहाँ? तिब्बत में। और जब यहाँ प्रवेश करती है साथियों अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में से सांगपो को नदी के नाम से नहीं जाना जाता, इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता। क्या कहते हैं इसे? दिहांग नदी कहते हैं साथियों। अरुणाचल प्रदेश में आई दिहांग नदी। ठीक है, अब यह जब असम में पहुंचती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। ठीक है, असम में से ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और असम में साथियों स्थित है एक माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप साथियों? माजुली द्वीप। माजुली माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप के साथियों यह खासियत क्या है? यह मतलब कि ब्रह्मपुत्र में स्थित है यह द्वीप। और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यानी कि यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो नदी में स्थित है, ब्रह्मपुत्र की नदी में स्थित है, असम में है। समझ गए आप लोग। और असम में साथियों इसी ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहा जाता है। असम का शोक किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही असम का शोक कहा जाता है। समझ गए आप लोग। तो देखिए ये असम में आती है, माजुली द्वीप है, असम का शोक हो गया। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी अब इसका नाम हो गया। तो यही ब्रह्मपुत्र नदी साथियों जब
ये है ये है बांग्लादेश। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम फिर से बदल जाता है। अब क्या हुआ, तो अब इसका नाम साथियों होता है जमुना नदी। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो यह अब आई जमुना नदी के नाम से। ठीक है, जमुना नदी हो गया। अब जब जमुना नदी, अब देखिए अभी इसका फिर से नाम बदल जाएगा। आप लोग नाम याद करके करते करते मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, यार अब ये कहेंगे कि वो कहेंगे, क्या कहेंगे। तो देखिए, जब यह पश्चिम बंगाल में साथियों आई और इधर से भागीरथी नदी निकली, और भागीरथी जब नदी निकलती है पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश पहुंचती है तो इसे भागीरथी नाम नहीं कहते, इसे पद्मा कहते हैं। ठीक है, और उस तरफ से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि इसे बांग्लादेश में जमुना नदी कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जमुना और पद्मा जहाँ मिलती हैं, जिसे मान लीजिए कि ये जमुना और पद्मा दोनों मिल गई आपस में, ठीक है, दो दिशाओं से आकर, तो इनका नाम हो जाता है मेघना। इनके दोनों के संयुक्त, तो जब ये मिलते हैं तो इनके संयुक्त रूप को मेघना नदी के नाम से कहते हैं। ठीक है, कौन सा नदी हो गया साथियों, मेघना। ठीक है, मेघना नदी, यह हो गई मेघना नदी। और यह मेघना नदी जब यही मेघना नदी साथियों कहाँ गिर जाती है, मेघना नदी आकर बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। ठीक है, तो यह मेघना नदी आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जब यह गिरती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। अपने साथ जानते हैं हम लोग कि सुंदरवन डेल्टा यहीं पर स्थित है। जो सुंदरवन का डेल्टा है साथियों, यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पर ये सुंदरवन क्यों रखा गया, तो सुंदर वन, वन यानी कि सुंदर जंगल, तो एक सुंदर नामक एक पौधा होता है यहाँ पर, खूब झाड़ियों वाला होता है, तो इसी पौधे के नाम पर इसे सुंदर वन कहा जाता है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा हो गया। और यह डेल्टा साथियों मतलब कि काफ़ी बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा, इसलिए इसे डेल्टा कहा जाता है। और फिर ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए हुगली नदी पे आ जाते हैं हम लोग, पश्चिम बंगाल आ जाते हैं। ये हुगली नदी, हुगली नदी और इस तरफ से आती है साथियों गोदावरी नदी। ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जब मिलती है तो यह भी अपने जल को जब प्रवाहित करती है कहाँ, सागर में। गंगा जब मिलती है सागर से तो तब भी यह डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, और यहीं पर साथियों लगता है एक भव्य मेला, जिसे कहते हैं गंगा सागर मेला। तो गंगा सागर मेला क्यों लगता है, जब गंगा हिमालय के क्षेत्र से निकलती हुई, उत्तराखंड से निकलती हुई जब यहाँ सागर से मिलती है साथियों, तो यहीं पर एक मेला लगता है जिसे गंगा सागर मेला के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वह गंगा सागर मेला साथियों यहीं पर लगता है। ठीक है, क्यों लगता है जानते हैं हम लोग ना, कि गंगा जब सागर से मिलती है तभी गंगा सागर मेला लगता है। ये प्राचीन बातें क्यों लगता है मुझे ये तो नहीं पता है, मगर गंगा जब सागर से जहाँ मिलता है वही एरिया में गंगा सागर मेले के भव्य आयोजन किया जाता है। ठीक है, हो गई बात। तो इस तरह साथियों आप लोगों ने पढ़ा गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, हिमालय नदी क्या होता है, कहाँ से इनका उद्गम हुआ। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो 4 राज्यों से गुजरती है। नंबर 1 देखिए, उत्तराखंड से ये निकलती है, ये आती है यूपी, यूपी से आती है बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल आती है। ठीक है, फिर यह बंगाल की खाड़ी में साथियों प्रवाहित हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने साथियों पढ़ लिया इन नदियों को, हिमालय से निकलने वाली नदियों को। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, जो समझ में ना आया हो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, जो कमियां रह गई हों आप लोग मुझे बताएं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और सुधारेंगे भी। समझ गए आप लोग। तो बस अब इजाज़त दीजिए इस वीडियो से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रायद्वीपीय नदी पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी देखिए आधे भाग की नदी पढ़ाए हैं, अभी प्रायद्वीपीय नदी तो बाकी है, अभी हिमालय पढ़ लिए हैं। अब प्रायद्वीपीय नदी में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।